ओके फाइन। सो कहाँ थे हम लोग? हम्म। वेयर वी वर? We are, I think we are discuss in last class we discussed sericulture, right? Hmm? Hello, बच्चों. I am audible to you. Yes, sir. Sericulture, right? आइए स्टार्ट करते हैं सेरिकल्चर. जस्ट मिनट. कम. सो लास्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेरिकल्चर. ओके. कोई परेशानी थी आपको? हेलो. हेलो बच्चों. आई एम ऑडिबल टू यू. Yes, sir. सो सेरिकल्चर समझ में आया था आपको? व्हाट इज द स्टिफलिंग बताया था मैंने. व्हाट इज द स्टिफलिंग? स्टिफलिंग समझ में आया था. स्टिफलिंग, डीलिंग, डिगमिंग. हम्म. अरे बोलेंगे, जब बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना. Yes, कैसे sir. बच. आइए लिखे नेक्स्ट. फिशरीज. फिशरीज तो क्या है ये? व्हाट इज द फिशरी? क्या है फिशरी? हम्म. दिस इज द कैचिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिशेस. ओके. शेलफिश, lobster, crabs. ओके. क्रैब्स. ये सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर. क्रैब और ये सब कुछ आ जाएंगे फिशरी के अंदर. फिशरी के अंदर सिर्फ फिशेज नहीं आते हैं. आई बात समझ में? तो कैचिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिशेज, शेलफिश एंड lobster, crab, that is everything is included under the. और हम इसके अलावा एडिबल ऑयस्टर भी लिख सकते हैं. एडिबल ऑयस्टर. क्लियर? सो ये सब आ जाते हैं किसके अंदर? फिशरी के अंदर. क्लियर? तो फिशरी का मतलब क्या है? द कैचिंग या प्रोसेसिंग ऑफ फिशेस, शेलफिश, lobster, crab, edible oysters, etc. That are, everything is fishes. Then what is the pisciculture? Then what is the pisciculture? Hmm? Hello? What the pisciculture? This is the rearing of fishes only. Fishes only. ओके. आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. व्हाट इज द एक्वाकल्चर? एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है? rearing of important aquatic
प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक्वाकल्चर के अंदर हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, लाइक प्लांट्स को भी, जितने भी यूजफुल प्लांट्स हैं और जितने भी यूजफुल एनिमल्स हैं, सभी को हम इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, एक्वा कल्चर के अंदर। क्लियर? सो विच इज द बिगेस्ट तो टर्म? समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? पिस्की कल्चर। पिसीकल्चर का मतलब पाइसेस, वो एनिमल जो पाइसेस के अंदर आते हैं। क्लास पाइसेस सुना है आपने? यस सर। जो पाइसेस के अंदर आते हैं उनको तो पिसीकल्चर। सर पिसीकल्चर स्मॉल हम ये स्मॉल कह टर्म। रहे हैं कि ये फिशरीज के अंदर एक पार्ट हो गया पिस्की कल्चर। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल कह सकते हैं हम, फिशरी के अंदर पिसीकल्चर भी आएगा। तो फिशरी इज अ बिग टर्म। फिशरी के अंदर हम सारे एनिमल्स को रख लेते हैं जो खाए जाते हैं, लेकिन पिसीकल्चर के अंदर दैट इज स्पेशली फिशेस। नहीं समझे? हेलो? समझ गया सर। तो फिशरी के अंदर ही पिसीकल्चर आता है, और एक्वाकल्चर के अंदर ये सब कुछ आता है। नहीं समझे मेरी बात? अरे समझ गया सर। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्वाकल्चर। सबसे बड़ा टर्म क्या है, एक्वाकल्चर। फिर क्या है, फिशरी। और फिर क्या है, पिसीकल्चर। नहीं समझे? तो एक्वाकल्चर सबसे बड़ा टर्म है, उसके बाद फिशरी है, उसके बाद पिसीकल्चर सबसे छोटा टर्म है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स फिशेज ओनली। ओके? चलें आगे। तो ऐसा मैंने यस। सब आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आइए आइए देखें। रिवॉल्यूशन related to increase fish production is called blue revolution. Okay? रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन। अच्छा, रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या होता है, सिल्वर? व्हाट इज द सिल्वर रिवॉल्यूशन? पता है? कभी सुना है? हाँ? नो? नो सर। रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू इंक्रीज एग प्रोडक्शन। ओके? समझे? तो एग प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड सिल्वर रिवॉल्यूशन। फाइन? लिख लिया होगा, इसको मिटाना है मुझे, बॉक्स को मिटा दूं? हेलो? आप लोगों की आवाज ही नहीं आती है मुझे। यस सर। समझे क्या? कैप्चर, देखिए कैप्चर फिशरी, सुना ध्यान से। कैप्चर फिशरी, ओके, एंड कल्चर फिशरी। What the difference? Can you tell me? Can anyone can tell me what the capture fishery or what is the culture fishery? Hmm? How, what the difference between the capture fishery and culture fishery? Anyone can answer? Anyone? What the difference between culture and capture fishery? Not? Then tell me, I will answer. सर कल्चर फिशरी में हम अपने ही एरिया में कल्चर करते हैं फिशेस को, और कैप्चर में कहीं और से कैच करके फिर सेल करते हैं। ओके ओके फाइन। देखिए सिंपल सा मतलब है, कैप्चर फिशरी का मतलब है कि ओनली कैप्चरिंग द फिशेस फ्रॉम द लाइक एनी वाटर बॉडीज एंड सेल देम। इट इज नॉट लाइक ब्रीडिंग, इट इज नॉट इन्वॉल्व ब्रीडिंग इन कल्चर, है ना। वी डिड ब्रीडिंग, वी विल डू ब्रीडिंग, है ना, लाइक एक क्लोज कंपाउंड होगा जहां पे हम ब्रीडिंग करेंगे, उनको बड़ा करेंगे और उनको बेचेंगे। तो कल्चर फिशरी एक प्रोसेस है
आई बात समझ में? और कैप्चर फिशरी सिंपल, कोई कोस्टल एरियाज में रहता है, आसपास कोई नदी है, तो आप पकड़ के आप वहां पे जाके पकड़ लें आप फिशेज को और आके मार्केट में बेच दें। तो दिस इज द सिंपल कैप्चर फिशरी। क्लियर? तो व्हाट इज द कैप्चर फिशरी? जस्ट कैचिंग, just catching and selling fishes. Okay, and it involved breeding, marketing, selling. ओके, क्लियर? तो कैप्चर फिशरी तो कोई भी करता है, कोई भी, कोई मछुआरा है, फिशरमैन है, जाके अपने, जैसे मुंबई में है तो वो जाके जाएंगे, है ना, कि ना समुद्र में आप पकड़ के लेके आएंगे और बेच देंगे उसको। तो सिंपल कैप्चर फिशरी। कल्चर फिशरी का मतलब है कि आप कहीं पर उसको एक प्रॉपर ब्रीडिंग करें उनकी, और उनको उसके बाद मार्केटिंग करें और सेलिंग करें। क्लियर? समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलें क्या हम लोग? कोई परेशानी तो नहीं है आपको इसमें? नो सर। आइए आगे चलते हैं, बात करेंगे आपसे। क्या क्या? देखिए, सबसे पहले इनलैंड फिशरी। inland fishery, and the second one is marine fishery. Okay, so what is this? What is the inland fishery? What is the marine fishery? ये क्या चीज है? inland fishery क्या होता है? marine fishery क्या होता है? नो, नो आइडिया। सर मरीन वाटर से फिश को कैच कराएंगे और इनलैंड वाटर में कोई रिवर्स पास में हो। सिंपल देखिए, आइए, बिल्कुल कुछ कुछ तो ऐसा ही है। देखें, तो inland fishery इट डील्स विद, है ना, डील्स विद फिशरी आउटसाइड द मरीन वाटर, अदर देन द मरीन वाटर, है ना। अदर देन मरीन वाटर। क्लियर? सो डील विद द फिशरी अदर देन द मरीन वाटर मींस, जाहिर सी बात है, मरीन वाटर के अदर देन क्या है? जो भी पॉन्ड्स हैं, जो पानी कैप्चर हो जाता है कहीं पर, है ना, पॉन्ड्स हैं और रिवर्स हैं, आई बात समझ में? वहां पर जो भी जो होगा, यानी अदर देन मरीन जो भी फिश कल्चर होगा, दैट इज कॉल्ड इनलैंड फिशरी। क्लियर? क्लियर। हो गया? यस सर। समझ गए? हम और भी कह सकते हैं इसे, और हम फ्रेश वाटर फिशरी भी कह सकते हैं, है ना, फ्रेश वाटर फिशरी। अब फ्रेश वाटर फिशरी के अंदर कौन कौन सी फिशेज आती हैं, किन किन फिशेज को हम रखते हैं, देखिए, तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले लेबियो रोहिता इज रोहू, सुना होगा, लेबियो रोहिता कातला। इज रोहू। हाँ, कातला। है ना, लेबियो, काला बस्सू, ओके, दिस इज काला बसु, ऑल्सो कॉल्ड काला बसु, है ना, काल बसु ऐसे ही कहते हैं इसको। कैटला, कैटला, कैटला इज कतला।
कैटला कैटला इज कतला। ओके। फिशरी से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, बताऊंगा मैं कौन सा आया था, है ना। देखिए फिशरी जो है इंडिया की बात करें वो, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। नो वॉइस सर। हेलो। हेलो बच्चों, आई एम ऑडिबल। यस Yes, Yes, सर। yes, कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ, आइए देखें। स्क्रीन नहीं आ रही। आएगी आएगी आएगी, जस्ट अ मिनट। हम्म। आइए। सो लेवियोता इज रोहू, हाँ। लेवियो कालाबसा इज कालबासु, कैटला कटला, मिस्टर सिंघाला इज सिंघाड़ा, क्लेरियस बैट्रोकस इज मांगुर, हेट्रोपिन्यूस्टिस इज सिंघी, वलेगो अट्टू इज मल्ली। ओके। एक और लिख सकते हैं आप। खाइए आपने इनमें से कोई भी फिश, हाँ। सर मैंने अंडा नहीं छुआ तो फिश क्या देखूंगा। सर वेजिटेरियन है हम। ओके, वेजिटेरियन है, वेरी गुड। है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है वेजिटेरियन होना। आई एम ऑल्सो नाउ गोइंग टू बी वेज। अभी तक नहीं था पर अब
So is Mrigla. Okay. Labio rohita is rohu. Labio kalabasu is kalbasu. Katla katla is katla. Mr. Singhala is singhara. And Clarius batrachus is magur. Heteropenistis is singi. Valeguattu is malli. And Sirinus mrigla is mrigla. मृगाल या मृगला जो भी कहें। क्लियर। तो ये आपकी फ्रेश वाटर क्या है, फिशेज है। आई बात समझ में। हेलो बेटा, जो कॉमनली कल्चर की जाती है, समझ गए। यस सर। कोई परेशानी है आपको इसमें? नो सर। कोई परेशानी? ओके ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर। ओके। देखिए एक बात याद रखें, जनरली हम लोग फिशेज को बहुत सारी वेराइटीज को एक साथ कल्चर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी फिशेज जो है जब होती हैं तो उनके आपस में उनमें क्या होने लगता है, फूड के लिए कंपटीशन होने लगता है, और वो आपस में कंपटीशन के कारण क्या होती है, मर जाती है। आई बात समझ। तो हम जनरली फिशेज को एक ब्रीड को ही एक साथ कल्चर करते हैं। एक तरह की जो फिशेज होती है उन्हीं को एक साथ कल्चर करते हैं। आई बात समझ। अलग ब्रीड को एक साथ कल्चर नहीं करते। समझ गए मेरी बात? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन, है ना। बहुत सारी कुछ डेंजरस भी होती हैं जो दूसरे को मार भी देती हैं। समझे मेरी बात। लेकिन कुछ फिशेज हैं जिनको एक साथ कल्चर किया जा सकता है, कुछ फिशेज हैं जिनको हम पॉलीकल्चर में यूज करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर। देखें कौन कौन सी यूज यस सर। करते हैं। हाँ, जैसे आपने, जैसे कैटला, कौन कौन सी फिशेज को कंपोजिट फिश कल्चर में हम यूज कर सकते हैं? सबसे पहला कैटला। आई बात समझ में? रोहू, रोहू एंड मृगला, इनके नाम तो मैं बता ही चुका हूं आपको, है ना। मृगला और कालबासु, इन फिशेज को हम एक साथ कल्चर कर सकते हैं। इन फिशेज को हम एक साथ कल्चर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसका कारण क्या है, इन सभी फिशेज के फीडिंग जोन अलग अलग हैं। कोई थोड़ा बॉटम में फीड करती हैं, कोई सरफेस पे फीड करती हैं। आई बात समझ में? तो इन सभी फिशेज के फीडिंग जोन क्या है, डिफरेंट है। सो दे कैन कल्चर टुगेदर। सो दैट्स व्हाई वी call it polyculture or composite fish culture. Clear? They can culture together because there is no problem of the competition. They have different feeding zone. Clear? Not क्लियर। clear? तो लिखें इसे, all these fishes can culture together, है ना। ओके। बिकॉज आप चाहे लिख सकते हैं, बिकॉज all they have different feeding zone. Fine? क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। नाउ विल डिस्कस द, इतना नोट किया आपने बेटा? यस सर। नाउ विल डिस्कस मरीन फिशरी। मरीन फिशरी, तो मरीन फिशरी में कौन कौन सी फिशेज आती है? मरीन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, मरीन फिशरी से। आइए देखें कौन कौन सी आती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे हार्पोडॉन। दिस इज बॉम्बे डक। क्या कहते हैं इसे? बॉम्बे डक। मुंबई में मिलती है इसलिए बॉम्बे डक कहते हैं। ओके, समझे? अच्छा, हिल्सा जो है, हिल्सा, समझे मेरी बात? ये कैसी है? इट इज माइग्रेटरी। नहीं समझे मेरी बात? हिल्सा इज अ माइग्रेटरी। तो हिल्सा कहाँ माइग्रेट करती है? मरीन टू फ्रेश। मरीन टू फ्रेश या फ्रेश टू मरीन? सर मरीन टू फ्रेश।
कंफर्म? तो ये बिल्कुल, ये मरीन टू फ्रेश माइग्रेट करती है ना। मीन्स कैसा माइग्रेशन है, ऐसे कैसा माइग्रेशन कहेंगे? एनाड्रोमस। आई बात समझ में? इसलिए बंगालीज आपने देखा होगा, बंगाली बहुत यूज करते हैं क्योंकि गंगा में आ जाती है ये, है ना। हिल्सा बंगालियों की फेवरेट फिश है ये। नहीं समझे? हेलो। यस सर, समझ गए। ठीक है, तो माइग्रेशन शो करती है ना, एनाड्रोमस मरीन टू रिवर। ठीक है, थर्ड देखें, एंगुला। अब इसको कहाँ रखें, हमने तो यहीं रख दिया है। ये फ्रेश वाटर में भी रख सकते हैं एंगुला को, दिस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर ईल। फ्रेश वाटर ईल, क्योंकि समुद्र में आती है इसलिए हमने समुद्र में ही रख दिया है इसको। ये भी माइग्रेटरी है, और एक ऐसा माइग्रेशन शो करती है, कैटाडोमस। ओके, दैट मीन्स सर रिवर टू आपने एनाडोमस लिखा है। एंगुला। एंगुला, एनाड्रोमस हिल्सा में बताया है, ए रिवर टू सी जाएगी। नहीं समझे? हेलो। समझ गए। आगे देखें, नेक्स्ट, फोर्थ, स्ट्रोमेटियस, दिस इज पॉम्फ्रेट। बहुत ही फेमस फिश है पॉम्फ्रेट, बहुत ही फेमस फिश। सार्डीन। ओके, सार्डीन का नाम पूरा सार्डिनेला है, साइंटिफिक सार्डिनेला। जस्ट अ मिनट, सार्डिनेला, दैट इज कॉल्ड सार्डीन। ओके, रेस्ट्रेलिजर, ये है आपकी मैक्रिल। इस पे क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं नीट में। मैक्रिल पे क्वेश्चन क्या था, कौन सी फिशेज है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड सुना है आपने? नहीं समझे? क्वेश्चन क्या आया था नीट में, विच फिश, फ्रॉम विच फिश वी कैन गेट ओमेगा 3 फैटी एसिड? यू heard अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड? हाँ, हेलो, हेलो बेटा। नो सर। ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं सुना आपने? यस सर। सुना है? इट्स सबसे इसेंशियल होता है ये। किसमें, किसको रखते हैं इसमें? लेन, लिनोलेक एसिड। लेनोलैनिक एसिड, ये आता है इसके अंदर। समझे? हेलो। अरे बाप रे, आप लोग तो बोलते ही नहीं है। यस सर, समझ गए। एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, है ना। टुना। ओके, तो ये सारी फिशेज है। इसमें हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए कौन कॉमन है? ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मैक्रिल, टुना एंड सार्डीन। ओके, क्लियर? लिख पाए? क्लियर सर। ओके, हम आगे चल रहे हैं। ओके, ओके।
आइए देखें, अब हम बात करेंगे आपसे। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए, नोट नहीं किया है। हो गया। ओके, आइए अब देखिए, कल्चर फिशरी की हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। कल्चर फिशरी को, कल्चर फिशरी सबसे पहले तो हम, अब इसमें क्या होता है, कल्चर फिशरी क्या होता है इसमें, सबसे पहले है क्या करते हैं इसके अंदर। देखिए, ब्रीडिंग हप्पाज होते हैं, ब्रीडिंग ब्रीडिंग हप्पा क्या है, ब्रीडिंग हप्पा। आई बात समझ में, दे आर जस्ट लाइक अ, क्या है ये, ऐसे ऐसे चैम्बर पानी के ऐसे बना दिए जाते हैं। आई बात समझ, इस ब्रीडिंग हप्पा में इसमें पानी है, पानी भरा हुआ है ना, समझे मेरी बात। हेलो, यस सर। इसमें पानी भरा हुआ है, और जो फिशेज है, फिशेज के अंदर पिट्यूटरी हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं। फिशेज में क्या इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्टेड पिट्यूटरी हार्मोन्स। क्योंकि बात यह है कि मछली तो ब्रीडिंग सीजन में ब्रीड करती है। आई बात समझ में। हेलो, मछली तो ब्रीडिंग सीजन में भी ब्रीड करेगी ना, सॉरी, रेनी सीजन जब आता है उस समय ब्रीड करेगी। लेकिन हमें तो मछलियां हमेशा ही करना है ना, मछली फिशेज तो हमेशा ही खाई जाती हैं। तो फिर हम उन्हें कैसे आर्टिफिशियली ब्रीड कराएं, समझे मेरी बात। तो हम उनमें क्या इंजेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन जो उनमें क्या डेवलप करेंगी, अर्स फॉर द कॉपुलेशन, समझे मेरी बात। यस सर। एंड टू मेल एंड प्लस वन फीमेल की जोड़ी में, इस रेशो में, है ना, इस रेशो में, टू मेल वन फीमेल, पिट्यूटरी हार्मोन इंजेक्ट करके इसमें डाल देंगे ब्रीडिंग हप्पा में। आई बात समझ में, क्लियर। यस सर। यस, ब्रीडिंग होगी, यहां पर ब्रीडिंग होगी। आई बात समझ में। फिर क्या होगी, ब्रीडिंग होने के बाद में क्या होगा, एग, एग जो है उनकी क्या होगी, हैचिंग, हैचिंग। आई बात समझ में। ओके, हैचिंग्स जो होगी तो उनसे जो बाहर निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, हैचलिंग्स। क्या कहेंगे, हैचलिंग्स। देन ये हैचलिंग्स को हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, नर्सरी पॉन्ड के अंदर। किसके अंदर, नर्सरी पॉन्ड्स। तो हैचलिंग्स नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे, यहाँ पर ये ग्रो करेंगे कहां तक, अप टू द फ्राई। कहां तक ग्रो करेंगे ये, अप टू द फ्राई। फ्राई समझते हो, छोटी छोटी मछलियां, बिल्कुल छोटे छोटे, फ्राई कहते हैं। तो नर्सरी पॉन्ड दे ग्रो अप टू द फ्राई। देन फ्राइज को ट्रांसफर किया जाएगा किसके अंदर, रेयरिंग पॉन्ड के अंदर। किसके अंदर, रेयरिंग पॉन्ड, where they will grow up to the fingerlings. They grow up to the fingerlings. Then fingerlings को फाइनली ग्रो किसके अंदर डाला जाएगा, स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर। ओके, here they achieve maximum size. ओके, एंड अचीव मैक्सिमम साइज अचीव करेंगे, एंड देन यहां से उनको किसके लिए भेज दिया जाएगा, सेलिंग के लिए। नहीं समझे, हेलो बच्चों, समझ गए सर। ठीक है। तो है ना, फिशेज को इंजेक्ट किया जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन, जिसके कारण उनमें सेक्सुअल अर्ज हो, है ना, कॉपुलेशन के लिए उनमें इच्छा हो। और वन टू मेल और वन फीमेल के रेशो में उनको डाल देंगे ब्रीडिंग हप्पा में। बांस के बनाए जाते हैं, बांस में कपड़े लगा के चारों ओर से ऐसे बंद कर दिया जाता है, समझे मेरी बात। तो ऐसे मॉस्किटो नेट टाइप की नहीं होती है, तो वो बांस, चार बांस को लगा के नीचे, और उसमें जो है चारों ओर से जैसे मॉस्किटो नेट टाइप का है वो उसे बांध देते हैं, उसमें मछली को डाल देंगे। उन्हीं को हम ब्रीडिंग हप्पा कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं है, समझ गए।
तो यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग होगी। आई बात। फिर वो क्या करेंगे, एग ले करेंगे। क्लियर। एग ले करेंगे तो क्या होगा, वो एग क्या होंगे, हैच होंगे, है ना। हैच होके जो निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, हैचलिंग्स। क्या कहेंगे उन्हें हम, हैचलिंग्स। और हैचलिंग्स को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, नर्सरी पॉन्ड्स में, वेयर दे ग्रो अप टू द फ्राइज। फ्राई बहुत छोटी छोटी बिल्कुल, है ना, जो उंगली से भी छोटी होती है, फ्राई कहेंगे। देन फ्राई को हम किस में डालेंगे, रेयरिंग पॉन्ड में, वहां पे वो उंगली के बराबर का साइज अचीव करेंगी, इसलिए उन्हें फिंगरलिंग कहते हैं। फिंगरलिंग्स क्या कहते हैं ना, फिंगरलिंग्स। नहीं समझे। और फिंगरलिंग्स को फाइनली हम स्टॉकिंग पॉन्ड में डालेंगे। हियर दे अचीव मैक्सिमम साइज एंड दे, है ना, लाइक यहाँ से उनको बेच दिया, बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। क्लियर। यस सर, क्लियर। ओके, लिख लिया आपने। मैं बोलूं कुछ, यस सर, लिख लिया। कुछ बोलने की जरूरत है क्या मुझे, बच्चों। नहीं। नो सर। आइए आप देखेंगे फिश प्रोडक्ट क्या क्या हमें फिशेज से मिलता है, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे क्या, फिश मील। फिश मील क्या है, हाँ, व्हाट इज द फिश मील। फिश मील जो है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, is obtained from non-edible part of fishes. Okay, like fins, scales, है ना। It is used as a fodder for cattle. नहीं समझे। तो कैटल्स के लिए फॉडर की तरह यूज किया जाता है, एंड इट इज वेरी न्यूट्रिटिव। आई बात समझ में, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है ये। क्लियर। बहुत ही, है ना। एंड पोल्ट्रीज के लिए भी यूज किया जाता है, इज फॉर कैटल्स एंड पोल्ट्री, है ना। इट इज अ प्रोटीन rich food. Clear. क्लियर सर। So it is obtained from non-edible part of the fishes like fins and scales. It is used, एक minute, it is used as fodder for cattle and poultry birds. It is a protein rich food. Okay. सेकेंड देखें, तो फिश मील हम लोगों के लिए नहीं है, यानी हम लोग जो खाते हैं छोड़ देते हैं, आई बात समझ में, वो उसका यूज किया जाता है कैटल्स के लिए और पोल्ट्री बर्ड्स के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है आइजिंग ग्लास। आइजिंग ग्लास क्या है, इट इज ऑब्टेन बाय बॉइलिंग ऑफ क्या, किसको, एयर ब्लैडर, ब्लैडर ऑफ फिशेस, है ना। फिशेस के एयर ब्लैडर को बॉईल करके इसे ऑब्टेन किया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। क्या यूज किया जाता है ये किसमें, पता है आपको। इट इज यूज्ड इन, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको। यस सर। यस सर। इट इज यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ, है ना, वाइन एंड बियर, है ना। लिकर्स वगैरह को क्लियरिफिकेशन में यूज किया जाता है इसका।
used in the clarification of wine and beer. Okay. शैग्रीन, थर्ड क्या है? शैग्रीन. ओके. Okay, sir. It is obtained from placoid scales of shock. Okay. Obtained from the placoid scales of shock, and it is used to क्या? Prepare ladies purses, है ना? Also used as abrasive, है ना? और कैसे यूज किया जाता है इसे? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एब्रेसिव. समझते हो ना? एब्रेसिव मतलब समझते हो आप? एब्रेसिव से नो कुछ, सर। एब्रेसिव का मतलब ऐसे हम लोग घिसते हैं ना, लकड़ी लकड़ी के ऊपर घिसते हैं तो वो चिकना करने के लिए एब्रेसिव, लकड़ी को पॉलिश जो पॉलिश। पॉलिश की तरह है, लेकिन लकड़ी को थोड़ा सा ऊपर ऊपर की लेयर जो है उसको घिसते हैं जिससे वो चिकनी हो जाए. पॉलिश तो उस चमकने के लिए करते हैं, लेकिन इसे ऊपर चिकना करने के लिए करते हैं बोर्ड को. नहीं समझे आप? समझ लकड़ी गए जैसे, हाँ। जो लकड़ी में रफनेस वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये स्केल्स बहुत रफ है, तो ये ऊपर की जो छोटी छोटी कहीं रफनेस है तो उसको खत्म करेंगे, चिकना करेंगे उसको. समझ गए सर। समझे? क्लियर? तो यस सर। एब्रेसिव मतलब का खुरचना, एक तरह से कहते हैं ना खुरचना, ऊपर ऊपर की जो वो अनइवन सरफेस है वो खुरच जाए तो एकदम इवन हो जाए. क्लियर? यस सर। So it is obtained from the placoid scales of the shark, used to prepare ladies' purses and also used as a abrasive. आई बात समझ में? हैंड बैग्स वगैरह भी बनाने में यूज होता है ना? शूज भी बनाने में यूज होता है, बहुत सारी, है ना? पर्सेज, लेडी, है ना? हैंड बैग्स, शूज ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज द शैग्रीन. ओके. लिख पाए बेटा? यस सर। नेक्स्ट है आपका कॉल लीवर, आपने सुना होगा. ओके. तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सार्डीन, है ना? एंड a rich source of किसका अच्छा सोर्स है? विटामिन ए, सी एंड डी. रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, डी. समझे? यस सर। ठीक है. तो ये जो है क्या है? फिशेज है. ठीक है. क्लियर? एक फिश जरा आप यहाँ पे और लिखना, सालमन, यहाँ पर लिखें, मरीन में लिखें सालमन. सुना है आपने? यस सर, है ना? पॉपुलेशन पॉपुलेशन वाले में पढ़ा था। हाँ, दिस इज ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम सी टू रिवर. लिख लिया?
यस सर, लिख लिया। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, आपने देख लिया। बाकी आपको फिश का जो मीट है, इस मीट तो आप जानते ही हैं कि इट इज वेरी डाइजेस्टिव, है ना, एंड बहुत ही रिच, मतलब अच्छी प्रोटीन डाइट है ना। फिश फिश मीट का मतलब फिश मील नहीं, फिश मीट मतलब जो खाया जाता है ना, समझे। तो एक यस सर। इंडिया की मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो उसको कंज्यूम करती है। आई बात समझ में, फिश मीट। तो आई डोंट थिंक इसको लिखने की मुझे जरूरत है, सभी जानते ही हैं, है ना। तो इट इज वेरी डाइजेस्टेबल, मतलब बाकी जितने भी मीट्स होते हैं दे आर नॉट वेरी मच डाइजेस्टिव, पर ये बहुत डाइजेस्टेबल है, इजीली डाइजेस्ट करने लायक है। आई बात समझ में। तो इसका एक और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की जो इसे कंज्यूम करती है, स्पेशली द पीपल हु लिव्स कोस्टल रीजन, है ना, हु लिव इन कोस्टल रीजन। तो है ना, कोस्टल रीजन में रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं इस पर। ठीक हो गया। तो दैट इज द फिश कल्चर, फिशरी। तो इतनी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक सफिशियंट से ज्यादा ही है, इतना आएगा नहीं आपको, लेकिन तब भी कर लेना, क्योंकि मरीन फिशेज पे क्वेश्चंस आजकल आते हैं। ओके, समझ गए। ओके सर। अब आपका लास्ट बचा हुआ है लैक कल्चर। चलें, सुना होगा आई थिंक आपने, लैक कल्चर सुना है कभी? हम्म, नहीं, कोई बात नहीं, आइए देखें। लाख सुना है, लाख, लाख की चूड़ियां सुनी है? यस सर, देखी भी है। देखी भी, चली फिर तो अच्छी बात है, आइए देखें। ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं। लैक कल्चर जो है, लाख, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम टेकार्डिया लैक्का, another name is लसीफर लैक्का। ओके, सो टेकार्डिया लैक्का, और इसे हम क्या कहते हैं, लसीफर लैक्का। ओके, तो ये इंसेक्ट है, ठीक है। यस सर। यस, यानी किस पर मिलेगा आपको, ये बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है दिस इंसेक्ट। इंसेक्ट किस तरह के प्लांट्स पर रहता है ना, लाइक फीड्स ऑन प्लांट, लाइक बेर, आपने सुना होगा वही बेर जो हम खाते हैं, बेर कुसुम, इन प्लांट पर आपको मिलेगा ये, स्पेशली बेर के प्लांट पर ज्यादा मिलता है। बेर होता है ना, बेर बेर, है ना, प्लांट्स, तो बेर के प्लांट्स पर मिलेगा आपको ये, ठीक है। क्लियर। यस सर। तो ये है क्या चीज, व्हाट इज द लैक, कैसा है, क्या चीज है, लैक है क्या? लैक को कमर्शियली हम क्या बोलते हैं, लैक इज अ रीजनस सब्सटेंस, कमर्शियली इसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियली हम इसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड शेलैक। क्या कहते हैं इसे हम कमर्शियली, शेलैक, है ना, कमर्शियली इसे हम क्या कहते हैं, शेलैक। ओके, तो कमर्शियल नेम इसका क्या है, शेलैक। लैक इज रीजनस सब्सटेंस, कमर्शियली इट इज कॉल्ड शेलैक। फाइन। यस सर। अब क्या है इसका, थोड़ा सा मेल फीमेल के बारे में हम मैं आपको बता दूं, ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं बताने के लिए। सो मेल इज अ लार्जर देन फीमेल, है ना। फीमेल इज डिजेनरेट टाइप, बहुत कम डेवलप है, विदाउट विंग्स,
प्रोड्यूस क्या, मोस्ट ऑफ द शैलक, अधिकतर शैलक यही प्रोड्यूस करती है, फीमेल ही ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ओके, तो मेल यहाँ पे बड़ा होता है फीमेल के कंपेरिजन में, फीमेल बहुत डिजेनरेटेड टाइप की होती है, विदाउट विंग्स एंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द शैलक, अधिकतर शैलक यही प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? यस सर। ओके, सो ये है आपका लैक का, है ना, ऑप्टेन फ्रॉम, तो ये लैक जो है दैट इज ऑप्टेन फ्रॉम टेकार्डिया लैक्का, लैक्सिफर दिस इंसेक्ट फीड्स ऑन द प्लांट लाइक बेर कुसुम, तो नी पे रहेगा ये। ठीक है, और लैक इज रेजिनस सब्सटेंस होता है, और कमर्शियली इट इज कॉल्ड शैलक। ठीक, इंसेक्ट से निकलता है, और रेजिन का जो यूज है, मतलब इसका जो यूज है लैक का, है ना, लैक को हम सीलिंग वैक्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीलिंग वैक्स। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, पता है आपको इसका कहाँ यूज करते हैं? हम्म। सर चूड़ियों में देखा है। सर ज्वेलरी बनाने में। हाँ, ज्वेलरी में तो होता ही है, इसके अलावा यूज्ड इन पॉलिसीज, ओके, वार्निसेस, है ना, वार्निसेस होते हैं ना, ग्रामोफोन्स के जो, है ना, स्टिफनर है उनको टाइट करने के लिए, उन सब में ज्वेलरी में यूज किया ही जाता है इसको, है ना। तो ये सब में यूज किया जाता है इन्हें, प्रिंटिंग इंक जो होते हैं, प्रिंटिंग इंक में यूज, ओके, तो ये इनका यूज है। आपको लिखा आपने, यस सर। है ना, तो यूज इन पॉलिसीज, वार्निसेस, ज्वेलरी, प्रिंटिंग इंक, इन सब में इसका यूज किया जाता है लैक का। आपने देखा होगा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को सीलिंग करने में भी यूज किया जाता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट वगैरह जब किसी पे छापा पड़ता है, कुछ होता है, तो वो इसी से इसको वो करते हैं, सील करते हैं। देखा आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसी से सील होते हैं, लैक से। एक और बात आपने सुना होगा, महाभारत आपने देखा है? हम्म। यस सर। तो महाभारत में जो यस सर। कौरवास थे, उनको सर कौरवास ने, उसमें वारना व्रत हम्म, में जला दिया था, उसका है ना, पूरा लाख बना। कौरवास बिल्ड किया था ना, कौरवास बिल्ट अ हाउस, क्या नाम रखा था उसका, लक्ष्य ग्रह, है ना। यस सर, लच्छा ग्रह। हाँ, ऐसा कुछ लक्ष्य ग्रह नाम रखा था, टू किल द पांडवास, बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल ऑल्सो, बहुत जल्दी जल जाता है, आप आग लगाओगे तो जल जाएगा। तो कौरवास बिल्ट अ हाउस लक्ष्य ग्रह टू किल पांडवास, ओके। लेकिन वो बच के निकल गए थे, वो अलग बात है ना, वो नीचे से टनल बना के वो निकल गए थे, बट उनको मारने के लिए किया गया था ये, है ना। तो वो मालूम किसका बना था लक्ष्य ग्रह, इट इज होल लक्ष्य ग्रह इज मेड अप ऑफ लाख, लाख का बना था वो, समझे? हेलो, यस सर। यस, सो दैट लक्ष्य ग्रह इज मेड अप ऑफ, was made up of a lakh, okay, लैक। lakh, yes। इसका जो आपका झारखंड जो है, इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लाख, झारखंड में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है लाख का, ओके। झारखंड में रांची में होता है इसका प्रोडक्शन, मतलब रांची के आसपास जो विलेजेस हैं वहां पर। क्लियर? तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है, नोट किया आपने सभी ने? यस सर, कर यस सर लिया। कर लिया। यस, यहाँ आपका सारा कंप्लीट होता है। अब आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं क्या? आपका ये स्ट्रेटजीज खत्म हुआ है यहाँ पर। हम्म। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं आपसे, आपके डाउट्स हैं क्या, आप लोग अभी कर रहे हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? हम्म।
बोलिए। सर अभी तो होम स्टडी में बायोटेक्नोलॉजी कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद बोर्ड्स के लिए स्टार्टिंग से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करना होगा। ओके। आप लोगों के एग्जाम तो आई थिंक मार्च आर्च में कहीं होंगे शायद। सर ये सर अप्रैल में मार्च स्टार्ट में ही। होंगे, मार्च सर में। हाँ अप्रैल या मई में। हाँ हाँ, अप्रैल के आसपास ही होंगे बिल्कुल। तो अभी तो स्कूल का तो देखिए, आप तो अपने ऐसा आपको बहुत बच्चे बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं कि स्कूल को अलग तरीके से पढ़ते हैं, बोर्ड को अलग तरीके से पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक आपको स्पेशली नीट के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। आप उसी तरह से पढ़िए। बोर्ड में आप उतना मत लिखिए, उन सब चीजों को उतना डिटेल में मत लिखिएगा, और लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम, मतलब देखिए, बोर्ड जो है, बोर्ड जितना आंसर मांगता है आप उतना ही लिखिए उसमें, इतना जरूरी है जितना है। लेकिन आप ऐसा को डिफ्रेंशिएट आपको बहुत करने की जरूरत नहीं है कि बोर्ड का अलग से पढ़ना है, नीट का अलग से पढ़ना है। आधे बच्चे हम देखते हैं कि वो इसी में ही आधे समय परेशान रहते हैं कि वो बोर्ड का पढ़े हैं, नीट का पढ़े हैं। तो बोर्ड और नीट तो एक ही है, आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस है दोनों के अंदर। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सर वही तो नीट है। दोनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हाँ एनसीआर, देखिए मेरा एक और बात है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एनसीआरटी इज वेरी नेसेसरी, बट ओनली एनसीआरटी इज नॉट एवरीथिंग। एनसीआरटी बहुत जरूरी है, पर एनसीईआरटी से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। आपको लैंग्वेज पता चल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी से कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको डिटेल में ही स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तब आप एनसीईआरटी को भी समझ पाओगे। एनसीईआरटी समझने के लिए उसको एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, लाइन टू लाइन जरूरी है, मेरा कहने का मतलब आप समझे। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी का ही कंटेंट अगर आप रह जाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी घुमा के इधर उधर से क्वेश्चन आएगा तो आपको, तो आप एनसीईआरटी के साथ में आपका जो भी नोट्स हैं, डिटेल जो नोट्स हैं आप उनको जरूर पढ़ें, या आपका जो स्टडी मटेरियल है, टीचर के नोट्स हैं, उनको आप जरूर पढ़ें उसके साथ में। सिर्फ एनसीईआरटी को एकदम सिर्फ एनसीईआरटी ही बोलो आप, यही इतने से ज्यादा हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी इज वेरी नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, आपको पढ़ना ही है। लेकिन अलोंग विद दिस आपको दूसरी चीजें, दो एक बुक, बहुत सारी चीजें नहीं, या तो स्टडी मॉड्यूल है ना, अपना मॉड्यूल, या टीचर के नोट्स, अगर अच्छे नोट्स हैं टीचर के तो टीचर के नोट्स। अच्छे नोट्स का मतलब है कि उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, टीचर ने अच्छे से लिखाया है, सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर टीचर के नोट्स ये बेस्ट है। समझ गए? ओके सर। हम्म। और क्या, और बताइए, और क्या कर रहे हैं? अब सिलेबस आपका हो गया ना 12th का, अब तो कुछ नहीं बचा बायोलॉजी में। नो सर। और बताइए, और क्या प्रॉब्लम है? कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, किसी को कुछ पूछना है? हम्म। सर हमारी डाउट क्लास नहीं लग रही है, नहीं। जैसे तो ये डाउट डाउट क्लास। क्लास, अब अभी ये अब आपकी डाउटी क्लास होगी। अब ये डाउटी क्लास है, सिलेबस तो हो ही गया अपना। तो अब पूछिए, डाउट क्या है, बोलिए। हम्म। हम्म। बोलें क्या डाउट है? सर मतलब कोई पर्टिकुलर, जिससे कि हम लोग आज, जैसे कि आज आपने जाने कितने दिनों बाद डाउट के ऐसे पूछा है, तो हमने कोई ऐसे गैदर नहीं की है। लेकिन अगर आप 5 डेज बाद कोई क्लास होगी डाउट के लिए, या फिर 1 वीक बाद होगी, तो हम लोग कहीं गैदर कर लें डाउट को। ओके ओके, नहीं अच्छा, ऐसा आपको क्या लगता है कि अगर आप क्लास क्लास भी हो रही है तो क्लास में आप डाउट पूछेंगे तो मैं बताऊंगा नहीं क्या है? नो सर, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन कोई टाइम टेबल नहीं आ रहा है, तो हम लोग को यही नहीं पता किस दिन जूलॉजी की क्लास होगी, तो किस दिन डाउट पूछेंगे। तो ये आज की क्लास का आपको इससे पहले पता, कब पता चला आज जूलॉजी की क्लास है? सर कल शाम सर को पता मतलब चला था। कल ही पता चला था? टाइम टेबल नहीं आता सर अब। टाइम टेबल नहीं आता है? तो ये जो आपको जो अरेंज करते हैं क्लास, जो अरेंज की है, तो वो आपको कैसे अरेंज किया है? एक मतलब क्या किया है, किस तरह से अरेंज किया क्लास? उन्होंने आपको बताया है कि क्लास है आपकी कल, या सीधे आपको लिंक भेज दिया कि जूलॉजी की लिंक है ये? यस सर, मतलब हमने को ये नहीं पता कि किस वीक में किस डे को कौन सी क्लास होगी, और क्या कहते हैं कौन सी क्लास कितने दिन होगी। और ये भी नहीं, टाइमिंग भी नहीं कोई कंफर्म होती कि इसी टाइम पर होनी है। ओके ओके ओके। कभी 6:30 से रख देंगे, कभी 4 से रख देंगे, तो कभी 4:30 से। तो एक दिन में एक ही यस क्लास सर। होती है क्या आपकी? वन डे कितनी क्लासेस होती हैं? आज तो आपकी टोटल कितनी क्लासेस है? सर अभी प्रेजेंट में तो क्या कहते हैं 1-1 हो रहा है, कभी कभी दो दो होती हैं कंटिन्यू, जब सिलेबस बहुत कम पीछे रह जाता है तो।
तो अभी आपका जूलॉजी खत्म हो गया, बॉटनी हो गया खत्म? यस सर, बॉटनी में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सर थोड़ा सा एंड का करा रहे हैं, क्योंकि टीचर चेंज हो गए थे वहाँ पर। ओके 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 ओके, ठीक है। बाकी और सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए कि अभी बचे हुए? यस सर, मतलब केमिस्ट्री में ओनली सरफेस केमिस्ट्री रह गया है, फिजिक्स में ओनली वेव ऑप्टिक्स रह गई है। ओके ओके ओके। तो तब भी क्वेश्चंस तो आपने किया होगा अभी तक, आपने बायोटेक पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आपकी कोई क्वेरीज नहीं है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सर मैं पूछूं आप लोगों से? मैं रेप्रोडक्टिव पूछूं? सिस्टम में जितना एनसीईआरटी में दिया है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन उतना ही आता है। कोहली सर ने जितना भी बाहर से कंटेंट पढ़ाया था उसके कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बने थे, तो रेप्रोडक्शन में जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही आता है, बाहर का कुछ नहीं ह्यूमन आता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनसीईआरटी इज अ वेस्टेज, कुछ नहीं है उसके अंदर। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तक आप बाहर से नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मैं क्या बताऊं, आप जाके 2016 का क्वेश्चन पेपर निकालिए अपने नीट का ही। इस बार का पेपर जरूर आसान आया है, इट डजेंट मीन कि हमेशा। आप निकाल के देखिए उसमें पार्चुरेशन के ऊपर, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में तो पार्चुरेशन कुछ दिया ही नहीं है, वहाँ पे कितना डिटेल क्वेश्चन आया है पार्चुरेशन का। आप कहो तो मैं आपको सेंड करूंगा वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको, इतना सर डिटेल मैं क्वेश्चन आपसे है। थोड़ा सा रिवील कर रहा था कि आप अगर क्लासेस आगे चल के तो आप रिवीजन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो हमें ओनली एनसीईआरटी तक ही आता है। यस सर। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ भी नहीं है, मतलब आप समझ लो एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी नहीं है, इतना डिटेल क्वेश्चन आया था, मैं आपको बोलूंगा इवन हम लोगों ने जब वो क्वेश्चन को देखा था हम लोग खुद शॉक्ड हो गए थे कि कैसे आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत हार्मोनल रेगुलेशन है कि पार्चुरेशन जो होता है तो उसमें, जैसे आप लोग तो यही एनसीईआरटी पढ़ा होगा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो, अरविंद गुप्ता कौन है उस गोविंद गुप्ता? आप ही गोविंद गुप्ता कुछ बोल? यस ओके, सर। आपने कुछ मैसेज किया है क्या? सर मैं और बच्चों से पूछ रहा था कि सब लोग चाहते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोबारा से हो जाए। ओके ओके ओके। तो उसमें क्या था कि आपने देखा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्चुरेशन में पढ़ा होगा आपने, पार्चुरेशन में लिखा हुआ उसमें फीट सुना है आपने? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यस सर, वो तो पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज वो मैं होता बोल रहा हूँ। तो भाई फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इतना पड़ा हुआ, जबकि इसका तो बहुत ही कम रोल है। इसके अलावा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का जो रेशो होता है लास्ट में, वो चेंज होता है ना। हर इवन जो प्रोजेस्टेरोन है उसका सीक्रेशन लास्ट में कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ता है, दैट्स वाई, है ना। और जब ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है, वो यूटेरस को अनस्टेबलाइज करते हैं। समझे मेरी बात? तो लास्ट में प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस में, आई बात समझ में, क्या होता है, ईस्ट्रोजन जो है उसका लेवल बढ़ने लग जाता है और प्रोजेस्टेरोन उसके कंपेरिजन में कम हो जाता है। और ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो आपको मालूम है ईस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। आपने अगर एक, आपने वो सुना है, वो एक मेडिसिनल एबॉर्शन सुना है आपने? मेडिकल एबॉर्शन में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? RU486, यू हर्ड अबाउट RU, फ्रेंच ड्रग RU486? आपने आपने वो पढ़ा है, एबॉर्शन पढ़ा है आपने? हेलो? है। यस इंड्यूस्ड सर, एबॉर्शन, पढ़ाया था। तो उसमें RU486 ड्रग पढ़ाया था, इंड्यूस, वो आपने MTP पढ़ा होगा ना, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यस सर। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आपने सुना है इंड्यूस अबॉर्शन जो मेडिसिन से किया जाता है, कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं उसमें? हम्म, नहीं मालूम? सुना है आपने? ऐसा सुना है कि मेडिसिन से भी अबॉर्शन होता है, सुना है आपने? यस सर, सर ने पढ़ाया भी था यस थोड़ा सर। सा। तो क्या मेडिसिन है वो? नहीं पता? सर बताता हूँ, रुक जाना थोड़ा। अच्छा बता रहे हो तुम, चलो बताओ। सर माइफप्रिस्टोन और माइसोप्रोस्टॉल। माइजोप्रेस्टोन नहीं है, मिफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल। मिफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, ये क्या ड्रग का नाम, क्या है उस ड्रग का नाम क्या है? सर यही बताया था। ये ड्रग का नाम है, मतलब उस मेडिसिन का नाम क्या है? ये तो ड्रग का नाम है। चलिए आइए देखें, एक मिनट। ये सर एक प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग है।
ड्रग इज, जो मेडिसिन का नाम है दैट इज REU 486, इट्स अ फ्रेंच ड्रग, ओके, विच कंटेन, इसका कंपोजिशन में क्या मिलेगा आपको, फ्रेंच ड्रग, सॉरी, मेफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल। मेफेप्रिस्टोन क्या है मालूम है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन, और ये मालूम क्या है, दिस इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हेलो, हेलो, नहीं यस सर। समझे, नहीं समझे, समझे क्या? तो मिफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, मीजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन से तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, समझे, यूटेरस को स्टेबलाइज करेगा। क्लियर? अच्छा, एक और बात, इस सब आपने नीट नीट के क्वेश्चंस देखे ना, पुराने साल के, पुराने ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस देखे हैं आप लोगों ने? हेलो, हेलो बच्चों, ओल्ड ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस देखे हैं आपने? ये सर देखे हैं। तो उस पे क्वेश्चन कोई सहेली पे देखा है आपने, सहेली? हम्म, हाँ सर, एक था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था एक। था ना? तो क्या है ये सर सहेली? उसमें ये पूछा था कि सहेली वर्क क्या करता है, तो उसमें मतलब वो कि जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं यूट्राइन वॉल में, उस पे वर्क हाँ, करता है। हाँ, क्या करता है उन पे, कैसे काम करता है उन पे, यूटेरस के रिसेप्टर कैसे क्या करता है? सर यूट्रस के रिसेप्टर्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन से फिर रिसेप्टर नहीं, ईस्ट्रोजन हार्मोन से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कि क्या कहते हैं फिर यूट्राइन वॉल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके एक्शन जो है, दे आर द लोकल, इसमें होता केमिकल कौन सा होता है इसमें? हाँ, कौन सा केमिकल? सेंट क्रोमैन, केमिकल इज सेंट क्रोमैन, विच इज अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इट इज अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, और इसके एक्शन लोकलाइज्ड है, एंडोमेट्रियम जो है वहां पर जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है एंडोमेट्रियम पे, तो जब ईस्ट्रोजन आएगा तो ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा तो प्रोलिफरेशन नहीं होगा एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। तो इसकी इसलिए ये अच्छी है, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसके एक्शन लोकलाइज्ड है एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम के जो है ना, जो रिसेप्टर्स हैं एंडोमेट्रियम पे जो एस्ट्रोजन के लिए, उनको ब्लॉक कर देगा, और जब एस्ट्रोजन आएगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसके लिए, और ये एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं करेगी। समझे मेरी बात? हेलो, हेलो, हेलो बच्चों, हेलो, यस सर। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? हम्म, समझ रहे हो आप लोग? आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। तो इसके एक्शन कैसे हैं, इसके एक्शन कैसे हैं? लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, एंडोमेट्रियम पे ही काम करेगा, उसके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। वीकली पिल कहते हैं इसे, इनिशियली इसे हम क्या करते हैं, वीक में कैसे ट्वाइस लेते हैं, बाद में से वंस इन अ वीक लेते हैं, ओके। और बताइए, इसके अलावा आपने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, एवोल्यूशन पढ़ा है, एवोल्यूशन में आपने क्या क्या पढ़ा है? सर सब कुछ पढ़ा है। सब कुछ पढ़ा, कुछ पूछूं मैं आपसे? व्हाट इज द पैरेलल इवोल्यूशन? पैरेलल इवोल्यूशन क्या है? हम्म, हेलो, व्हाट इज पैरेलल इवोल्यूशन? हेलो,
हेलो बच्चों, पैरेलल इवोल्यूशन क्या है आपको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, यस सर, नो पता, नहीं पता। एनीवन कैन आंसर व्हाट इज द पैरेलल इवोल्यूशन? एनीवन कैन आंसर? कैन यू आंसर मी? छायानिका शर्मा, सुचिता यस सर। मंडल, क्या आप आंसर दे सकती हैं व्हाट इज द पैरेलल इवोल्यूशन? हाँ? नो? नॉट? बोलिए, ऐसा पैरेलल इवोल्यूशन क्या है? हम्म? आप बोलते ही नहीं है, पता नहीं है तो मना कर सर दीजिए, आप नहीं ही मालूम। बता दो। तो हम तो बता ही देंगे, तो बोलना चाहिए ना कि आप ही बता दीजिए। पैरेलल इवोल्यूशन इज एवोल्यूशन व्हेन convergent it is a type of convergent evolution, but when convergent evolution is in closely related groups, जब convergent evolution closely related groups में होता है तब उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल इवोल्यूशन। जैसे फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फैलेंजा, समझे? फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फैलेंजा। सो व्हेन convergent evolution present in closely related groups, this is called parallel evolution, right? Right? ओके Yes, सर। sir. Now tell me, genetic drift और हार्डी विनबर्ग लॉ दोनों अलग अलग पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन किस तरह की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट किस तरह की पॉपुलेशन पे अफेक्ट करता है ज्यादा? स्मॉल पॉपुलेशन पे और लार्ज पॉपुलेशन पर? हम्म? स्मॉल पॉपुलेशन पे। कौन? जेनेटिक ड्रिफ्ट। यस सर। और हार्डी विनबर्ग लॉ? लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन। एंड रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, लार्ज एंड रैंडम मैटिंग रैंडम पॉपुलेशन। मीटिंग। जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट को, और हम दूसरा नाम क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट का? बोटल नेक इफेक्ट। सीवाल राइट इफेक्ट। सीवाल राइट इफेक्ट। उसके अंदर दो इफेक्ट आते हैं, फाउंडर इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सीवाल राइट इफेक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फाउंडर इफेक्ट एंड bottleneck effect. So another name of genetic drift is Sewall Wright effect, and it is applicable on small isolated population. स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो छोटी है, कम है ना? आप किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, उस पर काम करेगा। कौन? जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझे आप मेरी बात? यस सर। ओके। नाउ अब मुझे आप बताएं इसकी लैडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? लैडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। हम्म? You heard about Ladderberg replica experiment? Ladderberg replica experiment, बोलिए। करण, करण, यस तान्या, सर। बोलो। करण, सर अभी याद नहीं लैडरबर्ग, है। पढ़ा तान्या। सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़ाई नहीं है? सर हम ओके। लोगों ने एक्चुअली ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया बहुत टाइम से। तो अच्छा, सर या रिवाइज तो नहीं हम किया। ऐसे कर लेते हैं ना कि अगली क्लास से पर क्लास आप एक चैप्टर बता दीजिएगा, तो हम उसके डाउट्स भी ले आएंगे और फिर आप क्वेश्चन भी पूछ लेना, तो हमारी रिवीजन भी होती रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसा ही करेंगे हम लोग। आप लोग जो है
चैप्टर वन बाय वन चैप्टर। सबसे पहले आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ होगा ना, ह्यूमन यस। रिप्रोडक्शन। यस सर। जैसे पहले आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से एक दिन कर लिया, है ना, तो उससे रिलेटेड। लेकिन अभी मैं आपको इससे सर जनरली आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग से लेना, क्या बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग से लेना। अच्छा, पहले में से भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस सर। ओके, ठीक है। सर हम्म। उसमें जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ तक पढ़ाया जाता है, हम लोग को कुछ नहीं आता उसमें, ओनली वो जितना एनसीईआरटी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिया है मॉरिला वगैरह नहीं आता है बस। नीट 2018 में एम्ब्रियो थोड़ा सा आपको आना मालूम है, चाहिए नीट था। में अभी आपको एम्ब्रियो का क्वेश्चन बताता हूँ मैं, आपको मालूम है नीट में पूछा 2018 गया है क्वेश्चन। 2018 में सुनो आया मेरी था। बात, नीट में क्वेश्चन देखना आप, अभी किसका ये शायद 17 का 18 का क्वेश्चन है, 18 18 का है में। 17 का, हाँ। उसमें आया है एमनियन किस किस लेयर से डेवलप होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। नहीं समझे? तो आपको मालूम है हाँ। एमनियन, आपको पता है यूक से किससे डेवलप होता है, एमनियन किससे डेवलप होता है, पता है आपको? हाँ, हेलो, एमनियन किससे डेवलप होता है, एमनियन पता है? अरे बोलो। सर जो एपीब्लास्ट होता है वो थोड़ा सा फट के उसके अंदर एमनियन बन जाता है। अरे बाप रे, अच्छा ऐसा। एपिब्लास्ट डेवलप एक किससे डेवलप होता है, इट्स एक्टोडर्म एंड, और एक्टोडर्म से और किससे डेवलप होता है ये, मिजोरम, मिजोरम। ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है ना। और कोरियन, कोरियन किससे डेवलप होता है? हम्म, अगेन एक्टोडर्म एंड मिजोरम। यूक्सैक किससे डेवलप होता है, इंडोडर्म एंड मिजोरम। और एलेंटोइस अगेन सेम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, एमनियन वाला क्वेश्चन आया है नीट पर, देख लेना जाके आप। ये पता है आपको ये चीज? हाँ, गैस्ट्रुलेशन पढ़ा है आपने? एपिब्लास्ट कैसे चेंज होता है धीरे धीरे, किस तरीके से जब लेयर्स फॉर्म होती हैं, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, हम्म, नो सर। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनती है, किस तरह से गैस्ट्रुलेशन होता है, किस तरह किस जब लेयर किस तरह से फॉर्म होती है ग्रेजुअली, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कैसे बनती है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, यूक्सैक, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। यस सर। तो ये पता है आपको, ये यस सर, पढ़ा हुआ है, रिवाइज करना है। पढ़ा है ना, दैट्स गुड। तो ये सब इस पे क्वेश्चन आएंगे। हम यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, एम्ब्रियोलॉजी वाला जो पार्ट है इससे क्वेश्चन बहुत बाहर से आते हैं, बहुत। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इवोल्यूशन से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से, इवोल्यूशन से, है ना, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बाहर आते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे एनसीईआरटी कभी बाहर नहीं जो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते। जैसे हम 11th की बात करें तो 11th में कॉकरोच है, ये सब कभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी से बाहर जाएगी। फिजियोलॉजी से आपको खूब क्वेश्चन बाहर से मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप सिर्फ एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट अगर आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की तो अभी देखोगे तो एक किताब को 2 घंटे में खत्म कर दिया जाए, पूरी किताब है क्या उसका। हम्म। तो ये गैस्ट्रुलेशन की पूरी प्रोसेस डिटेल में, कौन किससे डेवलप होता है, ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताइए, जब एम्ब्रियो ने जो इनर सेल्स ऑफ रॉबर जानते हो, सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ रॉबर, नो सर।
अच्छा, इनर सेल मास जो होता है ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चेंज होता है, पता है ना आपको? इनर सेल मास ICM, यस इनर सर। सेल मास। तो ये एपिब्लास्ट, तो ये जो जर्म लेयर होती है वो किससे बनती है? लाइक किससे बनती है जर्म लेयर? एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, किससे किससे बनती है जर्म लेयर? एपीब्लास्ट। सारी जर्म लेयर एपिब्लास्ट से बनती हैं? ऑल द थ्री जर्म लेयर्स गिवन बाय एपिब्लास्ट और ओनली सम लेयर्स? हम्म सर आई थिंक एंडोडर्म हाइपोब्लास्ट से है। नहीं है, गलत बात है। सारी तीनों जर्म लेयर एक्टो, मीजो, एंडो एपिब्लास्ट से ही डेवलप होती है। कुछ कुछ बुक्स में ऐसा जरूर लिखा है, मैंने देखा है इंडियन ऑथर्स की बुक में, कि हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बनाता है। बिल्कुल गलत बात है। आपको एम्ब्रियोलॉजी की फॉरेन ऑथर की जितनी भी किताबें हैं, फॉरेन ऑथर के, इंडिया में भी कुछ ऑथर्स ने अच्छी लिखी हैं। इंदरवीर सिंह करके एक राइटर है, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है ना, क्लियरली मेंशन है कि ऑल द थ्री जर्म लेयर्स आर गिवन बाय एपिब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट गिव्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म फॉर्म करेगा। आई बात समझ में? हम्म ओके सर। तो सर आप कैसे पढ़ाएंगे, इस नेक्स्ट क्लास में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराएंगे? नेक्स्ट क्लास अब कब होगी, कुछ आइडिया है आपको? नो सर विद सर। इन 4-5 डेज के अंदर हो सकती है वैसे। तो विद इन 4-5 डेज में क्या कराएं, बताएं आप लोग, बताइए क्या कराएं। आप लोग सब जो बोलेंगे वो करा दूंगा। हम्म सर पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डाउट्स ले लेना, फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना। हाँ, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मुझे जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, मैं सारे क्वेश्चंस पूछूंगा उससे रिलेटेड। मतलब आप लोग डाउट्स पूछना, आप लोग पहले डाउट्स पूछना, हम जब डाउट्स आपके क्लियर करेंगे उसके बाद में फिर जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, मैं आपसे पूछूंगा। नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को डिटेल में। इससे आपकी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक रहेगा ये? यस सर। यस सर। ओके। और मैं इसलिए मैं आपको कुछ इधर उधर पूछ रहा हूँ जिससे आप तैयार रहें कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को देखना है बुक्स में। है ना? तो और मैं आपको बताऊं, स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल बर्थ, सर व्हेन द बेबी बॉर्न इज डेड। बिल्कुल है ना, बच्चे की जो डेथ होती है वो, बच्चा डेड होता है ऑलरेडी, है ना, बर्थ के समय। आप हेपेटाइटिस बी के लिए आपने टेस्ट पढ़ा है, कौन सा होता है टेस्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी? डायग्नोस्टिक टेस्ट हेपेटाइटिस बी के लिए आता है क्वेश्चन इस। हेलो, हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट? हम्म ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो कौन से जनरेशन का वैक्सीन है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन? हम्म अशोक, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो कौन से जनरेशन सर का वैक्सीन सेकंड है? जनरेशन। हाँ, सर सेकंड जनरेशन है शायद। सेकंड सेकंड जनरेशन जनरेशन। वैक्सीन। क्या मतलब होता है सेकंड जनरेशन वैक्सीन का? मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बताया था, थोड़ा सा ईस्ट से बनाया गया है उसको। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन सेकंड जनरेशन है। डेंगू का डायग्नोस्टिक, डेंगू जो है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? डेंगू का, डेंगू का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, बोलो? हेलो, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द डेंगू बच्चों, टोनिकोएट, टोनिकोएट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है डेंगू का? टोनिकोएट। हेलो, सुना है आपने ये?
तान्या? नो सर, नहीं सुना। टॉनिक कोई टेस्ट होता है। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट है? टीबी के लिए टेस्ट फॉर द टीबी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डेंगू के लिए जो टेस्ट है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, टॉनिकोएट। ओके, टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मैंटॉक्स। टीबी देयर इज अ टेस्ट है ना, मैंटॉक्स टेस्ट। ओके, डेंगू के लिए टॉनिकोएट है, टीबी के लिए क्या है? मैंटॉक्स टेस्ट। टीबी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है? टीबी के लिए गवर्नमेंट कौन सा ट्रीटमेंट देती है? हाँ, क्यों? टीबी का गवर्नमेंट ट्रीटमेंट होता है एक, किस नाम से होता है? डॉट, डॉट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, डॉट से होता है। हेलो, सुना है? डॉट। टीबी का इलाज यस सर। डॉट, है ना, डॉट से होता है। ऐसे ही वो है, लेप्रेसी का किससे होता है? लेप्रेसी, लेप्रेसी किससे होता है? एमडीटी, मल्टी, सॉरी, मल्टी ड्रग थेरेपी। लेप्रेसी के लिए एमडीटी होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? डिप्थीरिया, शिक टेस्ट, शिक। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट है? शिक टेस्ट। हेलो, नहीं समझे आप? हम्म, बच्चों, लिख लिया आपने जो मैंने लिखाया? यस सर। है ना, ये लिख लेना। डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट है, टीबी के लिए मेंटॉक्स टेस्ट है, डेंगू के लिए टोनिकोइस टेस्ट है, लेप्रेसी। और टीबी का जो इलाज होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रीट करते हैं, वो किस प्रोग्राम के थ्रू करते हैं? डॉट के थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। लेप्रेसी जो है ना, इसको का जो इलाज ट्रीटमेंट होता है, दैट इज मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोग्राम के तहत होता है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, पोलियो का नाम पल्स पोलियो क्यों रखा गया? कुछ और ही रख देते। वाई पल्स पोलियो? हम्म, क्यों बच्चों? पोलियो का नाम पल्स पोलियो क्यों रखते हैं? हम्म, नहीं पता? हेलो, पल्स पोलियो इसलिए रखते हैं पोलियो का नाम, बिकॉज जैसे पल्स जो होती है, हार्ट, हार्ट बीट करता है, तो पल्स आपको हर बॉडी में महसूस होती है, हर पार्ट में। ऐसे ही व्हेन दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट, तो वो हर कॉर्नर पे पहुंच जाए, दुनिया के हर है ना, देश के हर कॉर्नर पे पहुंच जाए, जैसे पल्स बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाती है। समझे? इसलिए नाम रखा गया पल्स पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या पढ़ के आएंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके। ओके यस सर। सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आपसे। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।